नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। आज राजनीति की बात बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि राजनीति से ऊपर उठकर आज हम बात करेंगे खास चर्चा में आपसे और हमसे जुड़ी हुई, यानी कि देश की कानून व्यवस्था, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, और उससे भी अहम जो हमारे रक्षक हैं उनकी कार्यशैली पर। क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं अब आए दिन होती जा रही हैं, जहां पर खाकी के ऊपर सवालिया निशान उठना शुरू हो गया है। किस तरीके की कार्यप्रणाली है, कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा खाकी को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लगातार आम जनमानस सवाल उठा रहा है कि क्या यही हमारे रक्षक हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय करा देता हूं। जो खास मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा में, यानी खाकी पर सवाल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय कराते हुए आपको बता दूं कि हमारे साथ इस चर्चा में पूर्व डीजीपी ए.के. जैन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेश द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ अजय यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल, जब हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो कानून के मुहाफिज जो होते हैं, कानून के जो रक्षक होते हैं, उनसे ही हम बात कर लेते हैं। पूर्व डीजीपी सर हमारे साथ यहाँ पर ए.के. जैन जी हैं। सर, पहला सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे सर कि जिस तरीके का क्राइम ग्राफ है, अगर उत्तर प्रदेश की आज की स्थिति की बात करें, लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये कह रही है कि हमने क्राइम में गिरावट आई है, हमने क्राइम को कंट्रोल किया है, जो लोग क्राइम को बढ़ावा देते थे उन पर, माफियाओं पर हमने नकेल कसी है। क्या ये बात सही है सर? मैं पूछना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं सही है। पुलिस का दबाव बड़ा जबरदस्त बना है अपराधियों के ऊपर, माफियाओं के ऊपर। संगठित अपराध आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में करीब करीब खत्म है जी। मैंने तो इस प्रदेश में 37 साल सर्विस की है जी। वो समय वो अब नहीं है कि जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, गुंडागर्दी से ठेके लिए जा रहे हैं, फायरिंग हो रही है और अपहरण किए जा रहे हैं। ये सब घटनाएं अब नहीं है। जो ऑर्गेनाइज्ड एक डकैतों के गैंग चल रहे हैं, डकैती पे डकैती डाल रहे हैं, ये सब जिसके लिए एसटीएफ का गठन हुआ था, उसमें संगठित अपराध को ही दबाने के लिए हुआ था जी। जो चुनौती कुछ अपराधियों ने पेश की थी पुलिस के समक्ष, शासन के समक्ष, उसका उनके दमन के लिए एसटीएफ का गठन हुआ था। तो आज की तारीख में वो इस प्रकार की घटनाएं नहीं हैं, कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं हैं। घटनाएं होती रहती हैं। 24 करोड़ की आबादी है, संगीन घटनाएं भी होंगी, अन्य घटनाएं भी होंगी, ये स्वाभाविक है। और घटनाएं हो भी रही हैं, उनको वर्कआउट भी किया जा रहा है, उनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। और मुझे इस बात की खुशी है कि डीजी ऑफिस से स्वयं इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। मैं देखता रहता हूं कि कोई घटना होती है तो संबंधित आईजी, एडीजी जोन सब उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उसकी ये अच्छी बात है। जनता के हितों की रक्षा करना पुलिस का दायित्व है, और अगर कहीं कोई घटना हो उसको तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको तुरंत लिखा जाना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई मिनिमाइजेशन नहीं होना चाहिए, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां तक रही बात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की, उसमें जो आंकड़े लेटेस्ट रिलीज हुए हैं उसमें बहुत से हेड्स में भारी कमी है। और वो इन जनरल, जब मैं भी पब्लिक से बात करता हूं, व्यापारियों से बात होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात होती है, तो वो भी इस बात को तायद करते हैं कि जिस प्रकार की पहले कॉल वगैरह आती थी, धमकी वगैरह की, वो अब नहीं आ रही हैं, उस प्रकार की घटनाएं नहीं हो रही हैं। तो स्वाभाविक बात है कि जब अगर अपराधियों पे कार्रवाई होगी, गैंगस्टर एक्ट एनएसए में कार्रवाई होगी, उनकी अवैध संपत्तियों की जब्तीकरण की कार्रवाई होगी, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। और अगर ये नहीं होगी तो अपराध बढ़ेंगे। तो ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। जो भी घटना हो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, ये घटना हुई है। लेकिन सर लेकिन सर बात यह है कि आपने जैसा कहा कि क्राइम ग्राफ घटा है, 7.4% का क्राइम ग्राफ रहा है उत्तर प्रदेश का, क्राइम रेट बहुत नीचे आया है। लेकिन कुछ मामलों में, जैसे आपने ही कहा कि पुलिस को एक्सेप्ट करना चाहिए अगर कुछ चीजें हो रही हैं, ऐसे में सवाल उठता है उन पुलिसकर्मियों के ऊपर जो शायद
पुलिस की जो वर्दी पहनते हैं उसकी हिफाजत करते हुए उसकी जो फ़र्ज़ होता है, उसकी जो रक्षा करने की बात होती है, खाकी की हिफाजत करना, खाकी की रक्षा करना, खाकी का नाम जो है उसको रोशन करने की बात लगातार आप जैसे सभी बड़े अधिकारी कहते हैं। लेकिन कुछ पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से खाकी के दामन पर दाग लगते हैं। ऐसे में कई बार ये भी होता है कि जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो उनके बड़े अधिकारी होते हैं, उन पुलिसकर्मियों के थाने स्तर की बात करें या अगर बात करें ज़िले स्तर पे, तो वो बचाव की स्थिति में दिखते हैं अपने महकमे के उन दोषी पुलिसकर्मियों के लिए। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है, पुलिस में बहुत लंबे समय से एक लेवल ऑफ सुपरविजन है जी। बहुत से लेवल्स बनाए गए हैं। आपको पता ही है, कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक कितने लेवल्स हैं। अगर थाना स्तर पर या जिले के स्तर पर कोई कमी होती है, हम लोग भी डीआईजी रेंज रहे हैं, आईजी जोन रहे हैं, एडीजी रहे हैं, तो डीजीपी रहे हैं, अगर कहीं पे कोई ये लगता है हमें कि किसी स्तर पर, जिला स्तर पर या रेंज स्तर पर चूक हुई है, तो उसके लिए अलग सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं और एक मैकेनिज्म है हमारे यहाँ। डीजी ऑफिस से जांच करा ली जाती है, एडीजी जोन को भेज के जांच करा ली जाती है, दूसरे रेंज से जांच करा ली जाती है। सवाल यह है कि एक मनुष्य से गलती हो सकती है, जैसे अभी सीतापुर के केस में हुआ कि वो 6 लोगों की हत्या हो गई थी। एसपी का बयान आया, उस पर उनका स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। आईजी और एडीजी वहां गए, आईजी ने वहीं कैंप किया, बहुत उत्कृष्ट स्तर के अधिकारी हैं, तरुण गाबा। सही घटना का पर्दाफाश किया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। बिल्कुल सही किया। अगर कहीं पे कोई गलती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करके तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि जनमानस को लगे कि हाँ, जो दूध का दूध है, दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया गया है। लेकिन सर, बात अभी हाल ही की करता हूं मैं आपसे, कानपुर की ओर रुख करते हैं। कानपुर में एक घटना हुई है जहां पर एक सब्जी लगाने वाला, एक छोटा सा मामूली सा व्यक्ति जो सब्जी का ठेला लगाता था, उसको सचेंडी थाने की मामला है, सचेंडी थाने में चकरपुर मंडी आती, वहां पर सब्जी का ठेला वो लगाता था। उसको पहले भी प्रताड़ित किया गया, उसके पैसे छीने गए, उसका गाली गलौज की गई, उसके साथ मारपीट की गई, उसने सल्फास खा के जान देने की कोशिश की, पहले का प्रकरण। उसके बाद कुछ दिनों बाद वो मामला पुलिस ने थाने से रफा दफा करवा दिया, समझौता। कुछ दिन बाद फिर से वो रिपीटिशन होता है उसी तरीके के प्रकरण का, और आखिर में पुलिस की प्रताड़ना से, जो चौकी इंचार्ज उनकी प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। और उससे पहले एक वीडियो बनाता है, वीडियो बना के सर्कुलेट होता है, वो वीडियो सर्कुलेट हो जाता है। उसके बाद जो दोषी, जो आरोपी, जो पुलिसकर्मी हैं, वो अचानक से परिवार समेत फरार हो जाते हैं। देखिए, कहीं पर भी ऐसी घटना हुई है जी, तो ये एक क्रिमिनल एक्ट है पुलिस के पार्ट पे जी। और मेरा ये मानना है कि अखिल कुमार पुलिस कमिश्नर हैं जी जी। कानपुर के, मैं उनको आउटस्टैंडिंग ऑफिसर रेट करता हूं। उनके रहते हुए कोई गलत कार्य नहीं होगा। अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा, उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए, उनको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट वगैरह की कार्रवाई होनी चाहिए, ना सिर्फ इनको डिसमिस किया जाना चाहिए ऐसे पुलिसकर्मियों को। देखिए, 3.5-4 लाख का फोर्स है, अगर कहीं पे कोई गड़बड़ कर रहा है और ऐसा संज्ञान में ये जरूरी है कि अगर संज्ञान में आ जाए तो उसमें बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये मेलाफाइड एक एक्ट है या गलती से हो गया है। गलती से हो गया है, कार्रवाई की जाए। मेलाफाइड है, बिल्कुल बख्शा ना जाए। जिस प्रकार क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसी प्रकार से ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और की भी जानी चाहिए, जिससे दूसरों को एक सबक मिले कि अगर हमने कोई कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो हमारा भी यही हश्र होगा। राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर हैं। राजेश जी, जिस तरीके का प्रकरण है, और हमारे साथ पूर्व डीजीपी AK जैन साहब हमारे साथ हैं, आपने सुना उनकी बात को, किस तरीके से उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरीके की कार्रवाई से कोई बच नहीं सकता। क्या कहेंगे इस पर राजेश जी, आंकड़े क्या कहते हैं? नहीं, अनुराग जी, जैन साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो यूपी से बिल्कुल ऑलमोस्ट, मतलब उसमें जबरदस्त गिरावट आई है। बिल्कुल। आप पिछले 10 सालों का असेसमेंट करेंगे तो अब उस तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं दिख रहा है। नहीं, वरना तो बहुत सारी चीजें होती थी, प्लॉट पे कब्जे होते थे, और ऐसे भी नहीं, तमाम पुश्तैनी जमीनों पर रेगुलर उस पर बाकायदा प्लान करके कब्जे कर लिए जाते थे। किडनैपिंग के चार्जेस, किडनैपिंग केसेस,
जी जी हाँ जी, उस तरह का क्राइम खत्म हो गया है। हम उस, चाहे वो पूर्वांचल की बात हो, चाहे वो मिड यूपी की बात हो, चाहे पश्चिम यूपी की बात हो, सभी जगह इस पर गिरावट आई है। कंट्रोलिंग तो हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना डीजीपी लेवल पर या लखनऊ से कोई अगर मॉनिटरिंग नहीं की जा रही तो उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। सीतापुर की घटना देखिए, अगर वो शुरू में ये लग रहा था कि सुसाइड किया जी जी गया, ऐसा कुछ था, जी, लेकिन उस बयान पर भी सामने वर्कआउट यही आया था सर। जी वर्कआउट किया गया है। पुलिस को लगा कहीं ना कहीं कुछ संदेह लगा कि नहीं, इसमें कुछ और हो सकता है, तो उन्होंने होमवर्क किया, उस पर खुलासा हुआ। रियल क्राइम जो पिक्चर थी वो सामने आ गई कि उसके भाई ने ही, छोटे भाई ने ही मारा है सबको। नहीं, तो लेकिन इस तरह की चीजें राजेश जी, हो रही हैं। लेकिन राजेश जी, ये देखिए तो अनुराग चलिए, जी, राजेश जी, ये तो चलिए तफ्तीश का मामला था। पुलिस महकमे के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने बहुत ही बारीकी से तफ्तीश की, उनको शक शुबा हुआ, उन्होंने तफ्तीश की और आखिरकार जो क्रिमिनल था, जो मास्टरमाइंड था, वो पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिसमें जो कहते हैं प्रताड़ित है, जो पीड़ित है, वो थाने पहुंचता है, वो चक्कर लगाता है, आला अधिकारियों से गुहार भी लगाता है, उसके बावजूद उसकी सुनवाई नहीं है जब होती है। और जब इस तरीके के मामले मुख्यमंत्री के सामने पहुंचते हैं, जब मुख्यमंत्री वहां पर गोरखपुर हो या लखनऊ हो, वहां पर आम जनमानस के लिए जब शिकायत सुनते हैं, तब इस तरीके के मामले जब वहां पहुंचते हैं तो उनका भी रवैया ये होता है कि क्या निचले स्तर पर अधिकारी काम नहीं कर रहे? नहीं अनुराग जी, मुझे लगता है 3 महीने से देखिए, पुलिस हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो इलेक्शन में बिजी है। अगर आप इसको इन सब चीजों को एसेस करेंगे तो 3 महीना हो गया है। मैं इसे फरवरी से मारूं, मार्च से तो ये बूम था, सारे लोग लगे हुए हैं उसमें। अगर जैसा आपका जैसा कहना है कि ना 4 लाख के आसपास पुलिस जवान है या पुलिस की पूरी फोर्स है, तो उसमें अगर आप देखें तो सारे लोग इन्वॉल्व थे। अब धीरे धीरे 1-1.5 महीने से 2 महीने से तो आप देखें तो उनके पास वक्त ही नहीं। अब लोकल लेवल पे कहीं चौकी इंचार्ज और सिपाही कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसे थोड़ा सा मॉनिटर किया जाना चाहिए। मुझे लगता है पुलिस कमिश्नर इस लेवल पे करेंगे। कानपुर में जो 2-3 घटनाएं रेगुलर अभी 2-3 दिन में सामने आई हैं, वीडियो वायरल भी हुए हैं, वो होंगी। कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिला और चौकी इंचार्ज या थाना अध्यक्ष ने, या ये कह लीजिए कि एसीपी लेवल पे कहीं ना कहीं उसको सेटिस्फाइड नहीं किया गया। हो सकता है ये सारी चीजें हों, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप क्राइम की तस्वीर देखेंगे तो पहले जितना गंभीर क्राइम हुआ करता था प्लान वे में, मतलब उसमें ऐसा नहीं था कि कोई स्पॉन्टेनियस गुस्से में आया तो वो उसने क्राइम कर दिया। अच्छा राजेश जी, ये आप मानेंगे, इस बात को ये मानेंगे, जैसे हमारे पूर्व डीजीपी साहब ने भी कहा कि पहले का जो संगठित क्राइम था उसको खत्म कर दिया गया है, वो बिल्कुल अब नदारद है। आप भी उस बात को तस्दीक कर रहे हैं और आप भी ये कह रहे हैं कि पहले क्राइम होता था। तो पहले का क्राइम का मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किस कार्यकाल की, क्योंकि योगी सरकार लगातार दूसरी बार, इस बार क्राइम ग्राफ क्योंकि उनका कंट्रोल है और कहीं ना कहीं लोग डरते हैं क्राइम। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। सचेंडी की जो घटना है, दोनों दरोगा और सिपाही दोनों, एक मैनपुरी का रहने वाला है, एक सफेई का रहने वाला है। और जो मेरी जानकारी है, सिपाही की नियुक्ति अखिलेश यादव के गवर्नमेंट के कार्यकाल में हुई थी। तो अब उस तरह की चीजें हैं। अब मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में काफी क्राइम जो है वो काफी बढ़ा था, प्लान था, लोग सुनते नहीं थे। मतलब आप देखिए ना, एरिया वाइज कुछ ऐसे लोग हुआ करते थे जो जिनका दबदबा रहता था, पुलिस उन्हीं की सुनती थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्हीं की सुनता था। वो सारी चीजें अब लगभग खत्म हो गई, जिनको पॉलिटिकल राजेश जी, जो आपने खत्म। पॉइंट उठाया है, अजय यादव जी सपा से हमारे साथ हैं, मैं उनसे जल्दी से पूछ लेता हूं इस बात पे जो आपने बात करी है। अजय जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेश द्विवेदी जी से, क्योंकि जब बात इन्होंने कही है, पॉइंट आउट किया है कि वो जो नियुक्तियां हुई थी वो अखिलेश यादव की सरकार के टाइम पे हुई थी, और जो अखिलेश यादव की सरकार के टाइम पे क्राइम का ग्राफ था वो अब योगी जी की सरकार में वो ग्राफ नहीं है। कितना इत्तेफाक रखते हैं? सर देखिए, यह तरीका क्राइम का बदला हुआ है। पहले यहाँ पे क्राइम का सिस्टम दूसरा हुआ था, तो सत्ता शासन में बैठ के क्राइम कर रहे हैं, जिससे आप उनका तक जाना तो चाहते पकड़ने के लिए, पकड़ना इसलिए क्योंकि उनका कहीं ना कहीं यहाँ सत्ता शासन से जुड़ा रहता है। तो मैं चाहूंगा, जैसा भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी ने बोला कि सफाई से दोनों सिपाही हमारे जुड़े हुए कहीं कहीं मतलब क्षेत्रीय दबाव रहता था। मैं सिर्फ इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि देखिए वो सफाई से इसमें अखिलेश यादव जी का कोई दोष नहीं है। उन्होंने पिस्टल निकाला, पुलिस का हुआ और उनको सीधा सीधा वहाँ सफाई और इटावा से जोड़ा जा रहा है। तो मैं उसे नहीं समझता इस चीजों को, क्योंकि अपने दम को भटके हुए हैं। अखिलेश यादव उनको शासनकाल में अपॉइंट जरूर हुए हैं,
लेकिन मैं अपने साधों से इसको नहीं जोड़ना चाह रहा, क्योंकि सिर्फ अपने पर्टिकुलर एक यहाँ दिखाया जा रहा है कि क्षेत्र का दबाव होने के कारण ऐसा होता था। तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ वरिष्ठ पत्रकार महोदय राजेश द्विवेदी से। अच्छा ए.के. जैन सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके की कार्यप्रणाली व्यवस्था है पुलिस महकमे की, जिस तरीके से धीरे धीरे कई जगहों को, जैसे कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर को कमिश्नरेट में तब्दील किया गया, लागू किया गया, लखनऊ में वही एक रूल लागू किया गया। आपको लगता है कि जिन जगहों पर कमिश्नरेट लागू है वहां पर पुलिस को पूरा अधिकार है, फुल पावर दी गई है? क्या ये भी एक वजह है कि पुलिस का जो फुल पावर है उसकी वजह से क्राइम ग्राफ नीचे गिरता है, और जहां पर कहीं ना कहीं कमिश्नरेट लागू नहीं है वहां पर राजनेताओं का जो संरक्षण है, जो अपराधियों को वो प्राप्त होता है, वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक है? देखिए, पुलिस कमिश्नरेट में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ी है। अब वो ये नहीं कह सकते कि मजिस्ट्रेट नहीं आए थे, उनको मजिस्ट्रियल पावर्स भी दी गई। हालांकि अभी यूपी में जो पुलिस कमिश्नरेट है वो आधा अधूरा है। जी जी जी। इसमें आर्म्स एक्ट के तहत पावर नहीं मिली है, सराय एक्ट के तहत पावर नहीं मिली है, एक्साइज एक्ट के तहत पावर नहीं मिली है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की पावर नहीं मिली है। इसके ऊपर भी विचार होना चाहिए, मेरे ख्याल से धीरे धीरे होगा। जिन भी शहरों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है वहां पर यह एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा है। आईपीएस ऑफिसर्स की कमी के कारण अन्य शहरों में नहीं हो पा रहा है, अन्यथा अब तक ये गोरखपुर और मेरठ, एक बरेली, एक दो तीन अन्य शहरों में भी अब तक इसको लागू कर दिया गया होता। जैसे जैसे आईपीएस ऑफिसर्स की पूर्ति होती जाएगी, मांग अधिक भेजी गई है यूपी से, जैसे ही पोस्टिंग्स होंगी प्रदेश में आएंगे, ये जिले भी पुलिस कमिश्नरेट के तहत कवर हो जाएंगे। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम बनने से बहुत क्राइम के ऊपर असर पड़ा है। मैं लखनऊ को देखता हूं, मैं प्रयागराज का देखता हूं, आगरा देखता हूं, मैं इन सब जगहों पे पोस्टेड रहा हूं। मैं देखता हूं इससे क्राइम के ऊपर बहुत देखिए, पहले जहां पर एक एसएसपी होता था, एक एसपी सिटी एसपीआरए होता था, वहां पर अब एक एडीजी या आईजी रैंक का ऑफिसर कार्य को देख रहा है। डीआईजी और एसएसपी रैंक के 5-7 ऑफिसर्स हैं। डीसीपी एक ट्रैफिक के लिए अलग है, पहले ऐसा नहीं होता था। महिला अपराध के लिए अलग है। इस सब से बहुत मॉनिटरिंग बहुत सख्ती से हो रही है। मैं वाराणसी भी पोस्टेड रहा हूं। वाराणसी में जो काम पहले हम 1-2 लोग करते थे, आज की तारीख में 11 अधिकारी उस काम को देख रहे हैं और एक एक चीज की सुनवाई हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो एक राजनीतिक दखल लोकल स्तर पर जो एमएलएज, एमपीज, मिनिस्टर्स का होता था पुलिस के काम में, उसने जो मुक्त किया है पुलिस को, उससे पुलिस की जिम्मेदारी भी बढ़ी है और उससे पुलिस की अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ी है और उससे पुलिस की कार्यक्षमता भी बढ़ी। मतलब सर आप ये मानते हैं कि अभी जो सरकार है उसने कहीं ना कहीं राजनीतिक दखल जो है, जो पुलिस महकमे में उनके फैसलों में, कहीं ना कहीं इसको बिल्कुल तरह से खत्म करने की कोशिश की और खत्म किया है। लेकिन इससे पहले की जो सरकारें थी वहां पर राजनीतिक दबाव और राजनीतिक दखल हुआ करता था। देखिए, मैं राजनीति पे नहीं बोलता। जी। मैं कतई इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करता। मैं वर्तमान की बात करता हूँ। वर्तमान में दिख रहा है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी कर रहा हूँ। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यमंत्री जी करते हैं, देखिए हर मुख्यमंत्री जो प्रदेश में रहा है वो अपने अपने स्तर से कार्रवाई करते हैं और प्रयास करते हैं कि व्यवस्था में सुधार हो। हर चीफ मिनिस्टर के अपने अपने कंट्रीब्यूशन है। रही बात इसकी कि वर्तमान समय में इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है और जो अधिकारियों की पोस्टिंग है वो लंबे समय तक एक एक जिले में चल रही है। उनकी अकाउंटेबिलिटी तय की गई है कि भाई आपको पूरी पावर है और उसके बावजूद भी अगर कोई क्राइम होता है तो आपको इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ये बिल्कुल सही पॉलिसी है। गैंगस्टर एक्ट, एनएसए के तहत सब कार्रवाइयां हो रही हैं। हम लोग भी इसको पढ़ते रहते हैं और मैं समझता हूं कि सही दिशा में प्रदेश की पुलिस कार्य कर रही है और अभी भर्तियां होने वाली हैं। चुनाव के बाद और भर्तियां होंगी। करीब 1,30,000 भर्ती योगी जी की सरकार में हुई है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भर्ती हुई है इनकी गवर्नमेंट में वो हुई है सब इंस्पेक्टर लेवल पर। हजारों सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं। सब इंस्पेक्टर्स की भारी कमी प्रदेश में थी।
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है सुपरविजन का। अच्छा सर, महिलाओं तो की भागीदारी, जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी इस समय पुलिस प्रशासन, पुलिस महकमे में बढ़ती जा रही है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही हमने देखा कि नए दरोगाओं की नियुक्ति हुई है, महिला दरोगाओं की। इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। जो महिलाएं हैं जो सोचती हैं कि शायद पुलिस महकमा हमारे लिए नहीं है या इस तरीके की मेहनत हम नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उनको जिस तरीके से आगे लाया जा रहा है वो एक अच्छा सबक है, एक अच्छी पहल है। बिल्कुल अच्छी पहल है। पहले महिला थाना होता था केवल, अब एक अन्य थाने पर भी महिला की तैनाती की गई है। महिलाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। बहुत सी पुलिस फोर्स में महिलाएं मेरे साथ काम की हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, बहुत उत्कृष्ट स्तर का कार्य करती हैं। तो ऐसा उसके आधार पर नहीं होना चाहिए कि महिलाएं थाना नहीं चला सकती। महिलाएं थाना क्यों नहीं चला सकती? बहुत अच्छे तरीके से चला रही हैं। जिला चलाया है, प्रदेश चलाए हैं, डीजीपी रही हैं महिलाएं हिंदुस्तान में कई प्रदेशों में। तो बहुत अच्छा काम करती हैं। मेरिट के आधार पर पोस्टिंग होनी चाहिए। मेरिट के आधार पर देखिए, जब भी पोस्टिंग होगी और ईमानदारी से काम होगा, स्वतः कानून व्यवस्था में सुधार होने लगेगा। उससे पब्लिक का विश्वास भी बढ़ता है ईमानदार अधिकारियों के ऊपर कि भाई एक छवि बन जाती है। आपके जिले में पहुंचने से पहले आपकी हर कारगुजारी की जानकारी वहां के पुलिस फोर्स को, वहां की पब्लिक को हो जाती है कि जो आ रहे हैं वो ऐसे हैं। ये सब पता चल जाता है। अच्छा सर, उसी से बहुत फर्क। जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही जमीनी स्तर पर मैंने एक चीज को महसूस किया है। जिस तरीके से पुलिस कमिश्नरेट की हम बात करते हैं, जैसा कि आपने कहा कई जगह नया ट्रायल किया गया, नई अभी शुरुआत है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर हम मुंबई जैसे बड़े शहरों की तरफ देखें, वहाँ पर भी कमिश्नरेट है, पुलिस कमिश्नर हैं, लेकिन जितना इजी सुगम चीज़ है, सुगम एक तरीका है कि आप यूपी में अपने पुलिस कमिश्नर से जाकर मिल सकते हैं, उनको शिकायती पत्र दे सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हो। वो सबसे इजी अगर देखा जाए तो वे है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लोग कहते हैं कि मुंबई से ही कुछ लोग आए थे, उन्होंने भी मुझसे कहा कि इतना इजी मुंबई पुलिस कमिश्नर या दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलना नहीं है जितना आपके यूपी में मिलना आसान होता है। ये होना ही चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप 9, साढ़े 9 बजे वर्दी पहनकर अपने ऑफिस में बैठ जाएं। जो भी पब्लिक वाला मिलने आए उससे मिलते रहें। 1:30 बजे तक, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक जब भी आपको बैठना है, पब्लिक का डिस्पोजल करें, उनकी बात को ध्यान से सुने। इसीलिए आपको तनख्वाह मिलती, इसीलिए आपका अपॉइंटमेंट किया गया। अगर आप एक एयर कंडीशनड एक कमरों में बैठे हैं, चारों तरफ फोर्स से घिरे हुए, तो आपको जमीनी हकीकत का पता नहीं चलेगा कि ग्राउंड पर हो क्या रहा है। जब लोगों को पता चलता है कि आप उनकी सुनवाई करते हैं, अगर तो हम लोग रात में कभी कभी 3 बजे भी मिले हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भर के घर पे लोग आ गए। मैं जिले का एसपी था, उन्होंने कहा था एक ट्रैक्टर ट्रॉली में लोग आए हैं, तुरंत गाउन पहना, भाग के बाहर गए कि भाई या तो डकैती पड़ गई होगी या कोई बड़ी गंभीर घटना हो गई होगी, तभी आए होंगे रात में। आप उनकी सुनवाई करिए। तुरंत चल पड़े हम लोग कि चलिए भाई सब लोग पहुंचिए। उससे फौरी राहत मिलती है। घटना तो देखिए होती रहेगी, घटनाएं होती रही हैं और होती रहेंगी। उन घटनाओं पे रिस्पॉन्स क्या है, क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन क्या पुलिस ले रही है, वो महत्वपूर्ण है। क्या विलंब से हो रहा है या त्वरित गति से हो रहा है, उन पर गैंगस्टर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एनएसए लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये अगर कार्रवाइयां होती रहे, गुंडा एक्ट में कार्रवाई हो, उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाए, उनके जो गैंग चार्ट हैं वो तैयार किए जाएं, ये सब कार्रवाइयां पुलिस की पुरानी कार्रवाइयां हैं जो पहले होती थी। मैं हमेशा से इसी प्रकार की कार्रवाइयों का पक्षधर रहा हूं। पुलिस में इस बात को जाना जाता है और मेरा ये मानना है कि मेरिट पर अगर एक्शन होता रहेगा तो धीरे धीरे जो क्राइम का ग्राफ है वो धीरे धीरे सेटल डाउन करने लगेगा। लोगों की समझ में आ जाएगा कि समय ठीक नहीं है, अगर अपराध किया तो नप जाएंगे। ये अगर भावना क्रिमिनल्स के मन में बैठ जाए तो ये पुलिस का बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूं। बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी के देशबंधु दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक मिनट जी, राज अग्रवाल, माफ कीजिएगा, राज अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। राज जी, आपने सुना हमारे पूर्व डीजीपी साहब यहाँ पर हैं, AK जैन साहब, उन्होंने पुलिसिंग की बात की है, गुड पुलिसिंग की बात की, किस तरीके से इस वक्त की बात करी है, प्रेजेंट की, वर्तमान की बात कर रहे हैं कि इस समय जो क्राइम है वो ग्राफ गिरा है और कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोलिंग और बहुत ही अच्छे तरीके से पुलिसिंग की जा रही है। लेकिन
जो विपक्ष है आपका, विपक्ष लगातार आज भी आपके ऊपर उंगलियां उठाता रहा है, बीजेपी पे उंगलियां उठाता रहा है कि क्राइम ग्राफ कम कहाँ हुआ, आए दिन तो क्राइम हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? अनुराग जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव। अनुराग जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक समय हुआ करता था, मैं व्यवसायी हूँ जो है पेशे से। जी जी। सर्राफे का मेरा व्यवसाय है, एक एलीट क्लास व्यवसाय, और जो है थोड़ा धनाढ्य व्यक्तियों के व्यवसाय में आता है। एक समय हुआ करता था सपा और बसपा की गवर्नमेंट में, जब मेरे सर्राफा व्यवसायी मित्र जो हुआ करते थे वो बच्चों को कहीं अकेले भेजने में, पत्नी के साथ भेजने में, कहीं बाहर भेजने में, स्कूल तक भेजने में घबराया करते थे। आज की डेट में मेरे हिसाब से, और AK जैन सर भी इस चीज की पुष्टि करेंगे, कि अपहरण नाम का एक जो शब्द है काफी कुछ डिक्शनरी में से खत्म हो चुका है। अपहरण जैसी चीजें अब जल्दी देखने को नहीं मिलती। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पहले जैसे हम देखते थे कि पुलिस तक पे हमला हो जाता था। नहीं राज जी, अभी नोएडा में एक बच्चे का अभी किडनैपिंग के बाद उसकी लाश मिली, उससे पहले एक और व्यवसायी। अनुराग जी, 100 केस और एक केस में अगर अंतर बताने का प्रयास करना, तो ये तो आप लोग रिपोर्टर्स मेरे ज्यादा समझदार हैं। सुन लीजिए अजय राज जी, अभी कल की मैं आपको बता दूं, कानपुर में एक युवती अपने घर वापस आ रही थी और उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक किया गया। वो तो गनीमत ये रही कि CCTV में वो मामला कैद हो गया। एक युवक ने उसके साथ बदतमीजी की, उसके साथ कोशिश की बदतमीजी करने की, आप समझ सकते हैं। इस तरीके की चीजें हो रही हैं। और अगर अभी भी हम थोड़ा सा इंटीरियर वगैरह में देख लें, आए दिन खबरें आती हैं जहां पर युवतियों की लाश मिल रही है, किसी युवक की लाश मिल रही है। इस तरीके की जो एक संगठित क्राइम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारे सर भी हमारे साथ मौजूद है, पूर्व DGP साहब। संगठित क्राइम खत्म हुआ, लेकिन जो पुलिस का डर, जो कानून का डर लोगों में होना चाहिए, वो डर अभी नहीं बन पा रहा है थोड़ा बहुत। देखिए अनुराग जी, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मेरे एक मित्र डिप्टी SP न्यूज चैनल पे, नाम नहीं लूंगा, वहां मैं बैठा हुआ था उनके यहाँ, और उनके ऑफिस में बैठा था, तो वो किसी अपराधी के यहाँ ये फोन कर रहे थे, उसकी पत्नी ने फोन उठाया था। बात हो रही थी कि 2 घंटे के अंदर जो है अगर सरेंडर नहीं किए जाएंगे तो फिर वह अपने आप समझ लें किसी तरीके से। हम लोग बैठ के चाय नहीं पी पाए थे, सपत्नी वो अपराधी आधे घंटे के भीतर वहां उपस्थित था, और पत्नी हाथ जोड़ के ये कह रही थी कि साहब मैं ले आई हूं इसको, आप बस इसे बंद कर दो और कुछ करना मत, ठीक है ना। तो इस तरीके का डर और भय भी हमने देखा है। ये अपराध समाज में, जैसे जैन सर कह रहे थे और हम सब भी जानते हैं कि अपराध समाज में होते रहते हैं। अपराधियों को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। अपराध तो एक तरीके का समाज का हिस्सा है। लेकिन जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, इस लेवल तक का डर हमने एक तरीके से अपराधियों में देखा है। नहीं, लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं ना कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, हमारी सरकार बनेगी, तो हम कट ऑफ डेट बता देंगे अपराधियों के लिए। कट ऑफ डेट हम बता देंगे कि उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से क्राइम कब खत्म हो रहा है, क्रिमिनल कब खत्म हो रहे हैं। जी नहीं, तो ये तो आप देखिए ना, माननीय मुख्यमंत्री जी एडमेंट हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी देश में जिस तरीके का जो है टेररिज्म के ऊपर उन्होंने प्रहार किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपराध के ऊपर जिस तरीके का प्रहार किया है, दोनों जने एडमेंट हैं इस चीज के लिए कि वो इस चीज को जीरो टॉलरेंस की नीति ही अपनाएंगे और खत्म करेंगे। अजय जी क्या कहेंगे? अजय जी भी यहाँ से बैठे हैं समाजवादी पार्टी से, वो क्या कहेंगे? अजय जी कितना इत्तेफाक रखते हैं? लग रहा है सही बात है। मुंह या मिट्टू बनना काफी आसान है, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहिए। आज इनके मंडल अध्यक्ष से लेके प्रदेश तक में जितने भी छोटे भैया क्राइम करते थे या बड़े क्राइम करते, सभी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो क्राइम अब दिखा रहे, क्राइम कोई है नहीं हमारे पास। तो क्राइम सारे जितने करते सब बीजेपी ज्वाइन कर रखे। अभी एक सोनकर जी से आपने देखा होगा, वो जगह का नाम ध्यान से उतर गया मेरे, वो बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, उसके ऊपर इसका चार्जशीट लगा हुआ है। आपको और अभी हमारी योगी जी इलाहाबाद पे आए हुए थे, तो उनके घर का कुछ शादी पे आए हुए थे, तो उनके साथ में यहाँ गैंगस्टर मंच साझा कर रहे थे। तो तरीका बदल गया है क्राइम करने का। क्राइम
लोग नहीं तो आपकी सरकार में तो आपकी सरकार का ग्राफ थोड़ा सा देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का ग्राफ देख लीजिए, एक बार मुलायम सिंह के समय की बात कर लीजिए, आप मुख्तार अंसारी की बात कर लीजिए थोड़ा सा, और बात कर लीजिए तो अब क्राइम की बात देखिए, क्राइम की बात करेंगे तो आपको भी पता है कि किस तरीके से चीज़ें रही हैं, और किस तरीके से अतीक अहमद की बात कर लेते, अतीक अहमद मंच साझा करते थे एक टाइम पर। तो सपा समाजवादी पार्टी की बात अगर हम करें ना, ओवरऑल उस दौर की बात करें, क्योंकि हमारे देखिए पूर्व डीजीपी साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने भी कहा कि एक वो दौर था उसमें क्राइम का ग्राफ क्या था और आज का क्राइम का ग्राफ क्या, उस पर थोड़ा सा टैली करके आप बात करिए ना। अजय जी आवाज मिल रही है जी? देख लीजिए आप की रिपोर्ट का अनुसार देखिए क्राइम पिछले सरकार के हिसाब से 37% ज्यादा चल रहा है। आप टैली कर लीजिए, हमारी बात आप पूरा स्वीकारिए आप। और उसकी रिपोर्ट का नाम है, अरे पत्रिका थी हमने पढ़ा हुआ था, उसमें 33% पिछले गवर्नमेंट ज्यादा क्राइम बढ़ा हुआ है। आवाज आ रही है? मैं आपको एक बात बताता हूँ अनुराग जी, जिनके मुखिया सरकार के ये कह देते हों कि लड़कों से गलती हो जाती है। राज जी ये बहुत पुराना हो गया, ये बहुत पुराना बात हो गई। खत्म तो नहीं होगी अनुराग जी, खत्म तो नहीं होगी। नहीं ऐसे तो देखिए फिर वो मणिपुर की बात करने लगेंगे, फिर उसके बाद कर्नाटक पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। देखिए ये इससे बात ही नहीं कर रहे हैं ना, मणिपुर नहीं जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, क्यों नहीं जाना चाहते हैं भाई साहब? मणिपुर कर्नाटक क्यों नहीं जाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। जी राजेश जी अनुराग जी जय साहब से थोड़ा सा मैं रूबरू होना चाहता हूँ। एक मिनट मणिपुर हुआ अजय जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी राजेश जी हैं, वो बात करना चाहते हैं पूर्व डीजीपी साहब से। जी बताएं सर। एक थोड़ा मतलब मुझे लगता है कहीं थोड़ा सा है, साइबर क्राइम काफी कुछ बढ़ रहा है। बिल्कुल, मैं वही सवाल करने ही वाला था। संसाधन कुछ कम दिख रहे हैं क्या? अभी साइबर क्राइम को कंट्रोल करने में मुश्किलें आ रही हैं थोड़ा सा। मुझे लगता है शायद इसको लेकर अब नेक्स्ट फेज पे फोकस होना चाहिए यूपी गवर्नमेंट का या पूरी मशीनरी का। कहीं लैग कर रहा है क्या, आपको लगता है अभी? जी यूपी में हर जिले में एक साइबर थाना खोलने के ऑर्डर मुख्यमंत्री जी ने कर दिए हैं, थाने खुल दिए हैं। मेरा इसमें 2-3 कहना है, मैं कई चैनल्स पे इस बात को कह चुका हूं, केवल थाना खोलने से वहां कुछ सब इंस्पेक्टर सिपाहियों की तैनाती से काम नहीं चलेगा। जो एथिकल हैकर्स हैं जो कि इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि हम 3 लाख रुपए महीना 4 लाख रुपए महीने पे डॉक्टर्स की भर्ती कर रहे हैं अस्पतालों में एक्सपर्ट्स की, उसी तरह हमें इन हैकर्स की और जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनकी तैनाती थानों में करनी चाहिए, इन थानों में, और वो फिर फोर्स को ट्रेन करें। अपने अधीन 10-10, 20-20 लोगों को, 50-50 लोगों के बैचेस वो ट्रेन करें, तब पुलिस फोर्स इस मामले में ट्रेन हो पाएगा। और अभी क्या हो रहा है कि जैसे उन्होंने कहा कि साहब हम पे फोन आया, हमको ये धमकी दी गई कि आपके फला से संबंध है, ये है, वो है, फलाने हैं। मेरी जानकारी में भी कई लोग हैं जिनके फोन आते हैं घबराए हुए कि साहब ऐसा फोन आया। मैंने कहा दोबारा अटेंड मत करिएगा, उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। अभी केवल ये कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे हर केस का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और जो भी अभियुक्त इसमें प्रकाश में आए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा तब जाके इस प्रकार के अपराधों में कमी आएगी। अच्छा एकेजन सर, अभी जो हाल ही फिलहाल में कई जगहों पर स्कूलों को बम से उड़ा देने के लिए ईमेल आए थे, ईमेल की आईपी एड्रेस होता है सर, आईपी एड्रेस से ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन क्या अभी तक इन तरह के केसेस में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि ट्रैक डाउन करने की कोशिश की गई है क्या सर? देखिए ऐसा है, आईपी एड्रेस रशा का है जी, रशा में इस तरह से गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, उसमें इंटरपोल वगैरह को सीबीआई के थ्रू इन्वॉल्व करना होगा, वहां की गवर्नमेंट से सहयोग लेना होगा, तब पता चलेगा कि ये कोई टेररिस्ट एलिमेंट है, कौन डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है हमारे कंट्री को, कौन इलेक्शन प्रोसेस को पलीता लगाने की कोशिश कर रहा है। उसके प्रयास दिल्ली पुलिस भी कर रही है, यूपी की पुलिस भी कर रही है, हमारी एसटीएफ, एटीएस सब लगे हुए हैं। कई जगह इस टाइप की मिसचिफ हुई है, कॉल्स आ रही हैं, ट्रेस करना अभी मुश्किल हो रहा है। मैं समझता हूं वो आईपी एड्रेस संबंधित कंट्री के फोर्सेस के साथ मिलकर ट्रेस करना पड़ेगा। होता क्या है,
रशिया से ओरिजिनेट दिखा रहे हैं वो हो सकता है पाकिस्तान से हो रहा हो, बांग्लादेश से हो रहा हो, म्यांमार से हो रहा हो, कहीं से भी हो सकता है, चाइना से हो रहा लोकेशन जंप कराने की कोशिश हो रही है, नॉर्थ कोरिया से हो रहा हो। ये सब कंट्रीज इसके लिए कुख्यात हैं कि नॉर्थ कोरिया, चाइना, इन सब से होता रहा है। ये ट्रेस करना पड़ेगा, उसके लिए कार्रवाइयां चल रही हैं और फोर्सेस भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं समझता हूं कि जो भी इसके जो जहां से ओरिजिनेट हो रहा है उसका पता शीघ्र ही चले। अच्छा सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, हम जब पुलिस महकमे की बात करते हैं तो हर आम आदमी, आम जनमानस हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो व्यापारी हो, सभी, हर एक तबका, हर एक वर्ग ये चाहता है कि पुलिस मुस्तैदी के साथ काम करे। पुलिस, लेकिन जब बात हम पुलिस की करते हैं, पुलिस कर्मचारियों की, पुलिस के वर्दीधारियों की बात करते हैं, तो हम ये थोड़ा सा भूल जाते हैं कि वो अपने घरों से दूर एक दूसरी जगह पर नौकरी कर रहे हैं, उनके पास वो संसाधन कई बार मौजूद नहीं होते हैं। हम ये केवल देखते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन में उनका दिखता है, लेकिन सड़कों पर जब वो धूप में खड़े होकर मेहनत करते हैं, सर ये नहीं लगता कि आबादी कम है, जनसंख्या के ऊपर पुलिसकर्मी कम है, लेकिन संसाधनों की भी कमी है? क्योंकि कई बार वो फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है वो हम देखते हैं, कभी कभी पुलिसकर्मियों की खुदकुशी का भी आ जाता है, कभी कभी साथी जो पुलिसकर्मी होते हैं अपने साथी पुलिसकर्मी से ही भिड़ जाते हैं। आपको नहीं लगता कि एक बार उनकी काउंसलिंग भी ज़रूरी है और इस तरह की चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है, पुलिसिंग के अंदर जो व्यवस्थाएं उसको लेकर? देखिए, काउंसलिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी हो रही है, पुलिस फोर्सेस में भी कराई जा रही है, बहुत से जिलों में एसपी भी कराते हैं, पर ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं 79 में मैं पोस्ट हुआ एएसपी यूपी में, मेरठ में, फिर उसके बाद मेरी बरेली पोस्टिंग रही, अन्य जगह रही। देखिए, ऐसा है कि उस समय के संसाधन और आज की तारीख में जो पुलिस को संसाधन मिल रहे हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क है। जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं स्टेट के अंतर्गत, उसमें बहुत बड़ा एक चंक जो है वो पुलिस को मिलता है। रहने की सुविधाएं भी दी जा रही हैं, वाहनों की भी दी जा रही हैं, बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आप उसको 100% ये नहीं कह सकते कि हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी अब नहीं रह गई है। और पुलिसकर्मियों के पास भी इस प्रकार का कोई एक्सक्यूज नहीं है कि साहब हमें ये कमी है। ये उनको चाहिए का काम अपना मेहनत से करें, ईमानदारी से करें। हाँ, अगर कुछ भर्ती और हो जाएगी तो अनुपात बढ़ जाएगा पुलिस का, जो प्रत्येक 1 लाख के ऊपर कितने पुलिसकर्मी हैं, ये अनुपात बढ़ना चाहिए। हमारा अनुपात तब भी बहुत से प्रदेशों में जो अनुपात है उससे तब भी अच्छा है, पर अभी और भर्तियां होनी आवश्यक हैं। 60,000 की भर्ती मैं समझता हूं चुनाव के ठीक बाद होगी, सकुशल संपन्न होगी, उससे थोड़ी राहत मिलेगी। ये भर्तियां लगातार हर साल अगर 30,000 40,000 भर्ती होती रहे, जिसके लिए हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस पर्याप्त हैं, उतनी वहां पे जगह है। क्योंकि मैं यूपी का डीजी ट्रेनिंग रहा हूं, डायरेक्टर एकेडमी, पीटीसी, पीटीएस रहा हूं, मैं जानता हूं हम लोगों ने बहुत वहां पे काम किया है इस दिशा में कि हमारी कैपेसिटी बढ़े। तो ये अगर ट्रेनिंग भर्ती अगर नियमित रूप से होती रहे और हर साल होती रहे और उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होती रहे, उसके बहुत दूरगामी परिणाम प्रदेश की कानून व्यवस्था पे पड़ेगा। अच्छा राजेश जी, बहुत बड़ी बात सर ने कही है, AK जैन सर ने हमारे साथ जो है, अब उन्होंने कहा है कि जो व्यवस्था है और पुलिस की भर्ती की जो व्यवस्था है उसको थोड़ा सा सुचारू रूप से रखना पड़ेगा। हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर पर्याप्त हैं, लेकिन आपको लगता है कि सपा सरकार जब थी तो जो भर्ती घोटाला हुआ था, पुलिस भर्ती घोटाला, वो कहीं ना कहीं आड़े आ जाता है, और जो नवयुवक हैं वो तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी शंका के बादल छाए रहते हैं। इस पर क्या कहेंगे राजेश जी? जैन साहब ने बिल्कुल सही बात कही। एक्चुअली में 20 साल से अगर देखा जाए, 2 दशक हो गए, हमारा जो भर्ती का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। जैन साहब कह रहे हैं ना कि हर साल होनी चाहिए, तो मुझे तो लगता है सपा के सरकार में 2 बार हुई, मायावती की सरकार में 1 बार या 2 बार हुई होगी शायद। अब यूपी गवर्नमेंट जब से योगी जी आए हैं, कुछ 1 ही 2 बार हुआ है। बीच में तमाम भर्तियों पर प्रॉब्लम आ गई कि पर्चे लीक हो गए, सब सारी चीजें हो गई। तो कुल मिलाकर अभी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है अगर ये प्रॉपर सारी चीजें हो, देखिए 24 करोड़ जब पॉपुलेशन है इस स्टेट की, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? 4 लाख आदमी कैसे कंट्रोल? अगर एवरेज भी आप अगर लगाइए तो भी मुश्किल होगी, तमाम सारी मुश्किलें हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तो पुलिस को अपने रिसोर्सेस को इंक्रीज करना है, पूरे सेटअप को इंक्रीज करना, भी बहुत सारी कमियां भी हैं। मुझे लगता है जैन साहब इस पर इससे वाकिफ भी होंगे।
और वो हमें बताएंगे भी कि बहुत सारी चीजें लैग कर रहे हैं हम लोग। साइबर क्राइम के बारे में उन्होंने खुद बता दिया। मुझे लगता है साइबर क्राइम के बारे में आईआईटी की मदद लेनी चाहिए। उससे थोड़ा सा अगर लोकल लेवल पे अगर ये कह लीजिए कि मिड यूपी में अगर आईआईटी कानपुर की मदद ले ली जाए, ऐसे ही पूर्वांचल में आईआईटी बीएचयू से मदद ले ली जाए, तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे शॉर्ट आउट होगी साइबर क्राइम की। क्योंकि साइबर क्राइम अब बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। इसको लेकर तमाम लोग रोज शिकायत करते हैं कि हमारा पैसा चला गया, फेक कॉल आई, फेक कॉल में हम फंस गए, तमाम बुजुर्गवार इसमें फंस रहे हैं, तमाम पेंशनर इसमें फंस रहे हैं। तो मुझे लगता है उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए कोई एक बड़ा प्लान होना चाहिए, एक बड़ी कार्य योजना बननी चाहिए इसके बारे में। तो जैन साहब इससे साथ इत्तेफाक भी रखेंगे। अजय जी आपसे सवाल है। अजय यादव जी, पहले आपके समय की जो पुलिसिंग व्यवस्था थी उसमें, और अगर बात करी जाए आज की पुलिसिंग व्यवस्था में, क्योंकि हमारे साथ देखिए सर भी यहाँ पर हैं, पूर्व डीजीपी साहब, उन्होंने साफ कह दिया है अभी की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अच्छी और सुचारू रूप से बढ़िया है। आप कितना मानते हैं कि क्या ये बात सही है? आपके समय पे अगर हम बात करें पुलिसिंग की व्यवस्था सही थी या फिर बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी के विरोध में तो आप हमेशा हैं। देखिए, हम किसी के विरोध में, हम बीजेपी के नीति और नीयत के विरोध करते हैं, हम पर्टिकुलर किसी का विरोध नहीं करते हैं। रही बात पुलिसिंग व्यवस्था देने की, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आपको डायल 100 दिया। वो डायल 100 दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्था थी, क्योंकि 10 मिनट के अंदर कोई क्राइम होता तो आदमी वहां 10 मिनट के अंदर पहुंच जाता था। ये व्यवस्था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया। और दूसरा, पेट्रोलिंग बाइक दी, कोई क्राइम होता तो दो जाम से निपटने के लिए बाइक से आदमी निकल कर जगह पहुंच व्यवस्था को सुनिश्चित करता था। तो ऐसे देखिए, बदलाव वक्त के हिसाब से होता गया। पहले हमारी पुलिस साइकिल चलती थी, फिर बाइक आया, बाइक से हेलमेट आई, अच्छी अच्छी गाड़ी दी जाने लगी। तो कुछ न कुछ हर सरकारें इस पे अच्छा किया है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमारे ने विदेश से देखकर पूरा उसका सिस्टम यहाँ पे लागू किया और 10 मिनट के अंदर आपको पुलिस व्यवस्था देने के लिए पूरा उसको सिस्टम लगाया। और बहुत से ऐसे चीजें, ऐसे हमारे लखनऊ में जेपी देख लिया, इतना बढ़िया भवन पुलिस सौंपा, और ऐसे कई ऐसे काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पुलिस के लिए किया जो नाजिर बन गया है। और रही बात क्राइम की, क्राइम में आप देख सकते हैं आज कहीं ना कहीं थानों पे देख लीजिए, सिर्फ हमारे डीजी साहब बैठे, बहुत अनुभव उनका, 37 साल और 40 साल उन्होंने समय दिया अपने पुलिस लाइन में। तो मैं ये कहना चाहूंगा पूर्व डीजी साहब से कि आज आप थाने पे चले जाइए, बहुत मुश्किल से रिपोर्ट लिखी जा रही है, खास तौर पे उन लोगों की जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, दलित है। नहीं, ये तो अजय जी, ये तो आपकी सरकार के समय पर भी हमने देखा है। आपकी सरकार के समय पे तो ये होता था कि थाने में अगर फरियादी पहुंच गया और अगर फरियादी के जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है, अगर वो पहुंच गया, थोड़ी सी अगर उसकी आपकी पार्टी के किसी भी नेता से, चाहे वो पार्षद ही क्यों ना हो, उससे अगर साठगांठ है, जान पहचान है, तो वो दबाव पड़ता था और पता चलता था कि उसकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई। आप चक्कर लगाते रहिए, ऐसा तो तब भी होता था, अगर आज आप कह रहे हैं। सर देखिए, चीजें वही आज भी चली आ रही हैं, लेकिन इतना नहीं था जितना मतलब इस समय हो रहा है। नहीं, पूर्व डीजीपी साहब हमारे साथ थे, AK जैन साहब हमारे साथ थे, उन्होंने साफ कहा कि पहले राजनीतिक दबाव बहुत था, अब योगी जी ने राजनीतिक दबाव को खत्म कर दिया, अब राजनीतिक दबाव नहीं है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि पूर्व डीजीपी साहब जो हमारे साथ थे वो गलत कह रहे थे क्या? बल्कि दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, पुलिस प्रणाली पे दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। राज जी व्यवस्था पूरी ठप हो गई है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं अजय जी? भाई साहब, अनुराग जी जो है भारतीय जनता पार्टी का संगठन थाना चौकी करने में कतई विश्वास नहीं रखता है और ना जाता है, ना हम लोगों को थाना चौकी करने के किसी भी प्रकार के निर्देश हैं। और हम लोगों को, बल्कि अगर हम लोग प्रयास भी करते हैं किसी जेन्युइन केस में भी, तो ये कह के कि ये कार्य सांसद और विधायकों का है, एक बार उनसे आग्रह करिए और आप लोग इसमें थाना चौकी नहीं करेंगे, ये कह के हम लोगों को रोक दिया जाता है। तो ये हमारे संगठन का एक तरीका है, एक जो है काडर है एक। राज जी, हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही फेमस डायलॉग कहा जाता है, उसको अगर शब्द कहें कि हम चाचा विधायक हैं, तो ये वाला जो तरीका है वो हर जगह ये अप्लाई होता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि वो झंडा लगा के जब आदमी निकलता है ना, स्टिकर लगा के किसी भी पार्टी का, और वो हर आदमी अपने आप में नेता होता है। और ये कहना कि देखिए योगी जी ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही निर्णय है, लेकिन अगर हम ये कहें निचले स्तर पर, थाना स्तर, चौकी स्तर पर कि दखलंदाजी नहीं है,
दखलंदाजी की कोशिश तो जनाब आज भी होती है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोगों पर इस तरह के मामले सामने नहीं आए हैं। आपको बता दूं, कानपुर की एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यापारी के साथ मारपीट की घटना हुई। उसमें एक बीजेपी के तथाकथित एक पार्षद थी, उनके पति का नाम सामने आया था। उसके अलावा और भी मामले ऐसे हुए हैं जहाँ पर एक किसान था, बेचारा वो परेशान था, उसमें भी एक दबंग नेता का नाम आया। तो ऐसा नहीं है कि केवल दाग जो है वो जी होता क्या है, मैं आपको बता, जैसे क्या है कि हमारे संगठन में अगर हम अगर जेन्युइनिटी के साथ में किसी का पक्ष रख रहे हैं और वो पक्ष रखने काबिल है तो ठीक है। अगर हम लोग दबाव बनाने की राजनीति कर रहे होते हैं तो कई बार हमारा संगठन हमारे ऊपर ही कार्रवाई करने की व्यवस्था करता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पुलिसिंग पे अनर्गल दबाव बनाने का कभी भी जो है बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने का किसी भी प्रकार का ये तरीका नहीं रहता। था क्या, कांग्रेस के, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, सपा के समय में हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि पुलिसिंग की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में मुकुल द्विवेदी जैसे एक बहुत बढ़िया ऑफिसर की जो है हत्या कर दी गई थी। ये मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं अजय यादव जी को कि पुलिसिंग की सबसे बड़ी धज्जियां तो मुकुल द्विवेदी जी की हत्या जो है करके जो है लोगों ने जो है उसका मजाक बनाया था पुलिसिंग का। आज की डेट में पुलिस वालों का परिवार इस चीज को ध्यान रखता है कि माननीय योगी जी उनके साथ में खड़े हुए हैं, उनके साथ में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होने दें। राजेश जी कितना इत्तेफाक रखेंगे सर, आप दोनों हमारे पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे हैं कि हमारी व्यवस्था में ऐसा नहीं होता था, हमारे ऊपर दबाव नहीं है, क्योंकि हमने तो ग्राउंड जीरो पे बहुत सारी चीजें देखी हैं। राजेश जी आपने भी देखी होंगी। अब ये तो देखिए अनुराग जी, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एडमिनिस्ट्रेशन पर पहले हुआ था वो हुआ करता था, उसमें बहुत कमी आई है। हम भी 40 साल से इस प्रोफेशन में हैं, देख रहे हैं बहुत डे बाय डे ड्यूटेरेट हो रहा है, नीचे जा रहा है ग्राफ। पहले बहुत ज्यादा दखल हुआ करता था और हमने लोगों ने देखा है कि कितनी दखलंदाजी होती थी। अब उस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी है, तो ऐसा तो नहीं है कि ऊपर लेवल पे है नहीं, बड़े पदाधिकारियों का सुना नहीं जा रहा, विधायकों और सांसदों की बात नहीं सुनी जा रही, सुना जा रहा है। अगर उनको लगता है कि जेन्युइन केस है तो उसमें थोड़ी सी रेमेडी मिलती है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ये कैसे, ये तो हर सरकार में रहेगा ही, ये शाश्वत चीज है, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? अच्छा राजेश जी आप ये मानते हैं कि अभी जो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें अपने अधिकारियों तक, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचना बहुत आसान हो गया अपनी, जब से सोशल मीडिया का दौर आया, डिजिटल वर्ल्ड का दौर आया है, जब से डिजिटल पत्रकारिता शुरू हुई है, तब से चीज़ें छुपनी बंद हो गई हैं। पहले छुप जाती थी, अब छुपती नहीं है, छप जाती है। और पुलिसिंग को लेके जब बात की जाती है तो सीधे अधिकारियों तक पहुंच होती है और अधिकारी भी संज्ञान ले लेते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ये तो आप मानेंगे सर? नहीं, अब देखिए पब्लिक बहुत अवेयर हो गई है और वो हर समय अलर्ट मोड में रहती है। आप देखिए जरा सा भी लूज बॉल अगर पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगी तो उसको वीडियो वायरल हो जाएगा, है ना, ऑडियो वायरल हो जाएगा, तो वो मुश्किलें खड़ी होंगी। और पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस करती भी है ज्यादातर मामलों में कि उसमें जांच कराती है कि भाई देखो इसकी सच्चाई क्या है। जैसे अखबारों में छपता है कि ये इस वीडियो की सच्चाई को हम सच नहीं कह सकते, ऐसे बारे में तमाम सारी चीजें आप पहले ही कह देते हैं, चैनल भी ये बात कहते हैं। लेकिन बहुत पब्लिक अब बहुत अवेयर है, आप जरा सा भी चूक करेंगे और तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। और ऊपर पुलिस अधिकारी लेवल पे सारी चीजें पहुंच जाती हैं। और अब तो आप देख लीजिए ना कि नीचे का रेवड़ी वाला भी अब बहुत अवेयर हो गया है, वो भी कुछ पुलिस का या कोई चीज गड़बड़ होने से पहले वो वीडियो कहीं ना कहीं वो बना लेता है। हाँ, है ना, एक पूरा पैकेज पूरा बना लेता है उसको वायरल कर देता है। जी राजेश जी, बिल्कुल पैटर्न वाइज कहा जाए तो अब थोड़ा सा जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस की वजह से ही क्राइम थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि अधिकारी तक सीधे पहुंच है। फिलहाल राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने विचार रखने के लिए, अजय यादव जी आपका और राज अग्रवाल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। समय बहुत कम था और आप हमसे थोड़ा सा लेट में जुड़े राज जी, लेकिन बहुत समय आपने हमें दिया। और जिस तरीके से पुलिसिंग की व्यवस्था की हमने जानने की कोशिश की, हमारे साथ पूर्व डीजीपी AK जैन साहब भी थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हमने कोशिश की जानने की कि पुलिस प्रशासन पर किस तरीके से, खाकी पर किस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसको पूर्व DGP साहब AK जैन साहब ने साफ कर दिया कि
अब जो व्यवस्था है, क्राइम ग्राफ अब नीचे जा रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव जो होता था अब नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कहीं पे अगर गलती पुलिस के द्वारा हो रही तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। अभी पूरी तरीके से चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन सुधारा जा सकता है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए ABC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।